नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो दोस्तों, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, भूकंप किसे कहते हैं? धरती के कांपने को, यानी जब जब धरती हिलती है, कांपती है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? भूकंप। ठीक है। और भूकंप की अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है भाई, लॉजी वर्ड जिस भी वर्ड के पीछे लग गया यानी उसका मतलब, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी यानी अध्ययन करना। और ये सिस्मो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? भूकंप के लिए। तो भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है। और दोस्तों, भूकंप की तीव्रता कि कितना मैग्नीट्यूड आया है भूकंप का, ठीक है, यानी कि वो हल्का आया है भूकंप या बहुत ज्यादा आया है, शक्तिशाली। ठीक है। तो उस तीव्रता को नापने के लिए हम किस पे नापते हैं भूकंप की तीव्रता को? रिचर स्केल पे या रिचर पैमाने पे। ठीक है। तो रिचर पैमाने पे हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता कि कितने तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है। और ये जो स्केल है, ये जो पैमाना, ये किसने बनाया था? ये बनाया था अमेरिकी वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था चार्ल्स रिचर। ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये रिचर स्केल रखा गया है, इसका नाम। ठीक है। और ये कब बनाया था इन्होंने? 1935 में। ठीक है। तो रिचर पैमाना किस लिए यूज होता है? भूकंप की तीव्रता के लिए, जो किसने बनाया था? चार्ल्स रिचर ने 1935 में। क्लियर दोस्तों इतनी बात? अब मैं आपको बता चुका हूं इस स्केल पर 2.3 या 2.0 से लेकर 3 तक तीव्रता वाले का अर्थ है यानी हल्का भूकंप। ठीक है। और जो 6 से ज्यादा है उसे हम बोलेंगे शक्तिशाली भूकंप। यानी जो 2 या 3 के बीच में आती है तीव्रता भूकंप की, तो वो होता है हल्का भूकंप, जिसमें आपको सिर्फ हल्की कंपन सी महसूस होगी, जैसे पंखा हिलने लग गया हल्का सा या आपकी मेज हिलने लग गई। ठीक है। लेकिन जो 6 से ऊपर होता है वो बहुत ज्यादा तबाही करता है। ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं हम शक्तिशाली भूकंप। ये हमारा पूरा किस पे बेस है? इस रिचर पैमाने पे। अभी हम नेक्स्ट ये देखिए, ये है हमारा रिचर पैमाना, जिसमें 1 से लेकर 10 तक की रीडिंग होती है। और जितनी तीव्रता का भूकंप आया उसी के बिहाफ पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं भूकंप को। ठीक है। और इसी के बिहाफ पे हम ये देखते हैं वो कितनी तबाही मचाई। ठीक है। जैसे 1 से 2 वाले को माइक्रो बोलते हैं, यानी ये इतना धीरे हिलाता है, यानी इतनी बहुत हल्की वाली कंपन होती है। ठीक है। अर्थ में कि आपको पता भी नहीं लगेगी 1 से 2 के बीच में अगर कभी भूकंप आया भी तो बहुत ही हल्का आता है, इसलिए इसको हमने माइक्रो कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा आता है 2 से 4 के बीच में, जिसको हम माइनर बोलते हैं, यानी इसमें आपको अच्छी खासी कंपन दिखेगी, जैसे पंखा हिल रहा है या मेज हिल रही है आपकी। ठीक है। उसके बाद आता है 4 से 5, जिसको लाइट बोलते हैं, जो थोड़ी बहुत घर की चीजों को गिरा भी सकता है। ठीक है। जो रखी हुई हैं या उनमें उनको तोड़ भी सकता है। ठीक है। यानी जैसे शीशा वीशा तोड़ दिया है ना, चटकना उनका। क्लियर। उसके बाद आता है 5 से 6, जिसको हम मॉडरेट कहते हैं। अब इस मॉडरेट में क्या होता है? इसके बीच वाला भूकंप जो कच्चे मकान होते हैं उनको गिरा देता है। ठीक है। कुछ कांच वाँच की जो खिड़कियां हैं उनको निकाल देता है। क्लियर। तो इस तरह की हमें इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर। उसके बाद 6 से ऊपर जितने भी हैं वो सब तबाही लाने वाले हैं। यानी यहाँ तक तो 5 से 6 के बीच में तो कच्चे मकान ढह सकते थे, लेकिन 6 से ऊपर वालों में पक्के मकान इंक्लूडिंग बिल्डिंग सब चीज ये तबाही कर देता है। इसलिए हमारा 6 से ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग, मेजर और ग्रेट है। क्लियर दोस्तों? तो इसी बिहाफ पे हम अपने अर्थक्वेक को नापते हैं, यानी उसकी तीव्रता, मैग्नीट्यूड को नापते हैं। क्लियर? अभी तक का दोस्तों सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप चिली, जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पे देखा गया है। ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि चिली कहाँ पे है? वो साउथ अमेरिका में दक्षिण पश्चिमी वाला एरिया है, सबसे नीचे है ना, दक्षिणी पश्चिमी पश्चिम तट वाला एरिया है। तो वहां पे कितने मैग्नीट्यूड का आया था? 9.4 से 9.6 के लगभग लगभग बीच में वहां पे तीव्रता का भूकंप अभी तक का सबसे ज्यादा आया है। कहां पे? चिली में। ठीक है दोस्तों, चिली में आया है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा अभी तक तीव्रता का भूकंप आया है 8.6 का। 8.6 का। अब ये 8.6 का आया कहां पे है? जो दोस्तों इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, असम वाली साइड, असम अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, तो वहां पे अभी तक इतने
तीव्रता का भूकंप देखा नापा गया है। ठीक है, और अगर तबाही की बात करूं मैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा तबाही आई है भुज वाले एरिया में, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर आप इंडिया का मैप देखें, ठीक है, ये थोड़ा कुछ इस तरह का हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो ये क्या है एरिया, ये वाला है गुजरात का, जो कि यहाँ से मिला हुआ है पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया है हमारा भुज। तो भुज वाले एरिया में कितने रिचर पैमाने का आया था, 7.7 का। ठीक है, इतने रिचर पैमाने का अभी तक तीव्रता का भूकंप आया है, जो कि कहाँ पे आया था, भुज में, भुज में गुजरात में। ठीक है, इस वाले भूकंप ने बहुत ज्यादा तबाही की थी। इसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और लगभग 1.5 लाख लोग इससे अफेक्ट हुए थे, यानी इंजर्ड हुए थे। ठीक है, इससे भी ज्यादा, इस 1.5 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, और इतने ज्यादा किल्ड हुए थे, यानी मरे थे लोग। ठीक है, और अलग तबाही यानी बिल्डिंग्स का और मकानों का नुकसान अलग हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतने पॉइंट ने ही कितनी तबाही मचा दी हमारे भुज एरिया में, गुजरात के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9.4 और 9.6 वाले तीव्रता वाले भूकंप ने चिली में क्या हाल किया होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आते हैं, भूकंप कितने तरह के कंपन होते हैं, यानी जब धरती हिलती है उसमें वेव्स चलती हैं। तो कंपन के आधार पे हमने इनको चार तरह में बांटा हुआ है। लेकिन उससे पहले, कंपन पढ़ने से पहले हम अर्थक्वेक पढ़ लेते हैं, यानी भूकंप पढ़ लेते हैं कितनी तरह के होते हैं। तो दोस्तों भूकंप भी 4 तरह के होते हैं, भूकंप भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया वोल्केनिक, दूसरा हो गया टेक्टोनिक की वजह से, तीसरा हो गया कोलैप्स, और चौथा हो गया आपका एक्सप्लोजन। यानी ये 4 कारण हैं भूकंप आने के। पहला है वोल्केनिक, यानी जहां जहां ज्वालामुखी फटती है तो वो फटती है, उस टाइम पे आसपास की एरिया कांपने लगता है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया भूकंप। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा प्रोड्यूस किया गया भूकंप। दूसरा है टेक्टोनिक, मैंने आपको बताया था हमारी धरती के नीचे प्लेट्स टेक्टोनिक होती हैं, जब मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था, है ना। तो जब वो हिलने लगती है तब क्या आता है, भूकंप। तो ये टेक्टोनिक वाला भूकंप हो गया जो इनकी वजह से आता है। ठीक है, तीसरा होता है कोलैप्स। कोलैप्स भूकंप तब आता है दोस्तों जैसे खानें होती हैं, जैसे कोयले की खान हो गई या आयरन ओर की खान हो गई। ठीक है, उन खानों में जब हम खुदाई करते होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वहाँ की चट्टानें हैं आसपास, उनमें प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो प्रेशर बन जाता है तो वो आपस में कोलैप्स कर जाती हैं। तो उस कोलैप्स की वजह से हमारी धरती में अगेन कंपन जनरेट हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। दोस्तों ये चीजें तो, ये दोनों तो खैर नेचुरल थी। ठीक है, ये थी नेचुरल। ये वाली क्या है, ये है मैन मेड, यानी कि जब भी हम बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर दें, जैसे किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करते टाइम या न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी कहीं गिरा दें, तो उस बहुत बड़े एक्सप्लोजन से जो अर्थ में कंपन महसूस होती है वही क्या है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो, जो पोखरन में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, है ना, तो वो जमीन के अंदर किया था पोखरन में। ठीक, तो उस पोखरन वाले एरिया में जब हमने टेस्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो उसके आसपास का एरिया और पाकिस्तान तक, यानी आसपास के एरिया मिलाकर के पाकिस्तान तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उस वजह से ये जो भूकंप आया था वो एक्सप्लोजन की वजह से आया था। ठीक है, किसी चीज का फटना की वजह से भूकंप आना। तो इन चारों ये 4 वजहें जिनकी वजह से हमारी अर्थ में या हमारे एरिया में या किसी भी क्षेत्र में भूकंप आता है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब देखते हैं कि जब वो भूकंप आता है तो 4 तरीके की वेव्स निकलती हैं दोस्तों। पहली है जिसमें से प्राइमरी वेव्स, दूसरी है सेकेंडरी वेव्स, तीसरी है एल वेव्स और चौथी है रैले वेव्स। हम ये पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इनको हम पी वेव्स भी बोलते हैं दोस्तों, पी वेव्स।
ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पी वेव्स, क्योंकि ये प्राइमरी तरंग है। अब इनको प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि पहली चीज ये सबसे तेज चलती हैं, दूसरी चीज जब ये तेज चलती हैं तो किसी भी स्थान पे सबसे पहले पहुंचेंगी, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, और इनको पी वेव भी बोला जाता है। यह तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं, यानी जितने भी माध्यम आते हैं पृथ्वी के अंदर, आप जानते हैं कि भाई चट्टानों की तो बनी हुई है पृथ्वी, ठीक है, उसके अंदर जल भी है, ठीक है, द्रव भी आ गया, और सेंटर में भी द्रव ही है दरअसल, क्योंकि गर्मी इतनी है तो वहां पे जितनी भी चीजें वो पिघली वाली स्टेट में है। ठीक है, तो ये वाली तरंगे प्रत्येक माध्यम, आप जानते हैं माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, तो हर एक माध्यम से होकर गुजरती हैं, लेकिन ये सिर्फ पृथ्वी के अंदर ही चलती हैं। ठीक है, ये दोनों वेव्स, अभी मैं दूसरी बताऊंगा, दोनों वेव्स पृथ्वी के अंदर चलती हैं, यानी ये सरफेस पे नहीं चलती। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है पृथ्वी का, मान लीजिए यहाँ पे कहीं भूकंप आया, ठीक है, ये जो भूकंप आता है इसी को ही हम भूकंप का केंद्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यही भूकंप का केंद्र है, इसी को ही हम फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। क्लियर, इस जहां से भूकंप निकले, ठीक है, उसी को क्या बोला हमने, केंद्र, भूकंप का केंद्र, उसको फोकस भी बोला जाता है और हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, और इस केंद्र के ऊपर जो भी बिल्कुल सबसे पास पृथ्वी की सतह पर जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एपिसेंटर क्या है और इसका क्या रोल है भूकंप लाने में, यानी तबाही लाने में बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप चला, ठीक है, तो ये वेव्स ऐसे चलती हैं, सभी तरफ को चलेंगी। क्लियर, तो ये सभी तरह को वेव्स चली, लेकिन ये सरफेस पे नहीं आती। ठीक, तो ये अंदर ही अंदर चलती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर कंपन महसूस शुरू हुई तो ये वेव्स निकल निकल के कांपती हुई दूर दूर तक चली जाती हैं, बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, थोड़ी दूर जाने के बाद ये थोड़ी स्लो भी हो जाती है। क्लियर, तो ये सारी की सारी पृथ्वी के अंदर ही चलती हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, बॉडी वेव्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह के अंदर चलती हैं ये वाली वेव्स। क्लियर, दूसरी आती है सेकेंडरी, ये होती है एस वेव्स, इनको हम एस वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस वेव्स भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, अब ये भी चलती हैं ऐसे ही, जैसे पी वेव्स जाती हैं वैसे ही ये भी वेव्स जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वाली इनसे थोड़ा देर में पहुंचती है, इसलिए दूसरी, यानी कि इनको द्वितीय तरंग भी बोला जाता है एस वेव्स को, इसलिए इनका नाम है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, ये इन पी वेव से थोड़ी धीरे चलती हैं, जैसे मान लीजिए इनकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर स्पीड है तो इनकी है लगभग 4 के करीब। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के होती है इनका जो वेग होता है वो सब। ठीक है, तो ये भी अर्थ की बॉडी में चलती हैं, तो इसलिए ये दोनों किस तरह की वेव्स हैं, बॉडी वेव्स। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और यह गति सभी तरंगों से अधिक है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, और इसी वजह से इसका नाम प्राथमिक वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स रखा गया। ठीक है, सेकंड बताई मैंने सेकेंडरी वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं द्वितीय वेव्स को। ठीक है, और यह तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, यानी कि जब भी मान लीजिए इतने हिस्से में अगर मान लीजिए द्रव है तो ये क्या करेगा, ये जो एस वेव्स हैं वो इसके अंदर नहीं जाएंगी, ये बस यहीं रुक जाएंगी, यानी जहां भी ठोस चीज मिलेगी वहां तक ये तरंगे जा सकती हैं, जहां भी द्रव आया वहीं आकर के ये रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, द्रव या गैस में नहीं जा सकती। क्लियर, और इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर दोस्तों, और दोनों ये क्या है, ये दोनों क्या है, बॉडी वेव्स हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, बॉडी वेव्स, क्योंकि ये अर्थ के अंदर ही चलती हैं। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए एपिसेंटर है, तो यानी यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। तो पी वेव्स क्या होती हैं दोस्तों, जैसे आपने कभी सुना हो कि कभी जब भी माध्यम चेंज होता है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। यानी जैसे आपने कभी गिलास में पानी भरा हो, कांच के गिलास में, और उसमें एक ऐसे पेंसिल डुबाई हो, तो वो पेंसिल ऐसे जाती हुई टेढ़ी हो जाती है ना। तो यानी जब भी हवा से, यानी वो हवा वाले माध्यम से पानी वाले माध्यम में गई तो उससे वो चेंज हो गई।
तो जब भी माध्यम चेंज होता है तो डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी अपने जो सीधी रेखा की वजह से जा रही थी वो टेढ़ी हो जाती है थोड़ी, ठीक है, तो डिफ्लेक्ट कर जाती है कुछ भी चीज़। तो ऐसे ही ये वेव्स भी करती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा ठोस भाग है, ये हरारा आपको जो दिख रहा है, ठीक है, और ये जो नीला भाग है ये क्या है, इसमें मान लीजिए द्रव्य है, ठीक है, तो द्रव्य है तो यानी ये जो वेव्स यहाँ से चली, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाएंगी पूरी अंदर क्या कहते हैं अर्थ में, ठीक है, अर्थ के अंदर ऐसे चलेंगी। तो जैसे ही ये ठोस से द्रव्य में आई यानी माध्यम चेंज हुआ तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देखिए ये वेव्स ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो इसे ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी चेंज हो गई, ये थोड़ी कैसी हो गई, ये थोड़ी नीचे को मुड़ गई, है ना, क्योंकि माध्यम चेंज हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही माध्यम चेंज हुआ तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसी वजह से बीच बीच में हमारे ये कुछ जोन्स बन जाते हैं जिनको हम शैडो जोन बोलते हैं, यानी यहाँ पे ये वेव्स नहीं पहुंचती। क्लियर? तो ये जहाँ पे वेव्स नहीं पहुंचती उन्हीं को ये क्या बोल दिया हमने, शैडो जोन, ठीक है। तो पी वेव का शैडो जोन कहाँ से है, 103 डिग्री से 150 डिग्री तक, ठीक है, 103 डिग्री से 150 डिग्री दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, पी वेव का शैडो जोन। क्लियर इतनी बात? दूसरा आया एस वेव्स। अब मैंने बताया कि भाई एस वेव्स सिर्फ ठोस भाग में चलती हैं, है ना, सिर्फ ठोस भाग में चलती हैं, तो इसलिए अब ये द्रव पार्ट था तो यानी ये तो पास नहीं होगी इसमें, तो इसी वजह से ये सिर्फ जहाँ जहाँ तक इसको ठोस भाग मिला वो वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर से होकर के जानी थी, लेकिन इसके अंदर जाने के, इसके अंदर तो वो चल ही नहीं सकती वेव्स, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये इतने हिस्से में नहीं पहुँचती, तो ये एस वेव का शैडो जोन हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 103 डिग्री से पूरा, ठीक है, पूरा इतना पूरा का जितना है ये, ठीक है, 103 डिग्री से नीचे नीचे जितना भी डिग्री है उसमें वो एस वेव्स नहीं जाती, ठीक है। तो एस वेव का शैडो जोन क्या है, 103 डिग्री से 103 डिग्री पूरा, ठीक। और पी वेव्स का शैडो जोन 103 से 150, ठीक है, ये पी वेव का शैडो जोन है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट एल वेव्स। दोस्तों एल वेव्स क्या होती है, अब ये पृथ्वी के अंदर नहीं चलती, ठीक है, जैसे पी और एस वेव्स चलती थी वो ये पृथ्वी के अंदर नहीं चलती एल वेव्स। ये क्या चलती हैं, ये सिर्फ जो पृथ्वी है ना, ठीक है, इसके ऊपर चलती हैं, ठीक है, यानी इसके सरफेस पे चलती हैं, तो इसलिए इनको सरफेस वेव भी बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों वेव्स कैसी हैं, सरफेस वेव्स, ठीक है। इतना दोस्तों बॉडी वेव्स तबाही नहीं मचाती जितना कि ये सरफेस वेव्स बचाती है, ठीक है। उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा इसके बाद। पहले आप ये तरंगे देख लीजिए कि इनकी वजह से कंपन होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो एल वेव्स क्या हैं, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन तरंगों की खोज एच.डी. लॉव ने की थी, तो इसी वजह से इसको लॉव वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित है, यानी धरातल पे ही चलेंगी, ठीक है, सरफेस वेव्स बोला जाता है इसलिए ना, ठीक है। और ये ठोस, तरल तथा तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, यानी ठोस से भी गुजर सकती है, ठीक है, तरल या द्रव्य से भी गुजर सकती है, और गैस, यानी तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं ये वेव्स, ठीक है। और इसकी औसत वेग कितना है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इतने वेग से ये लगभग चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं रिले वेव्स। रिले वेव्स क्या है, ये एक तरह की सतही तरंगे हैं ये भी, ठीक है। ये दोनों कौन सी है, सतह तरंगे, और वे दोनों कौन सी थी, बॉडी वेव्स, ठीक है। और जिसमें तरंग के कण अंडाकार रूप से चलते हैं। अब इनको दोस्तों चलने के हिसाब से ये कैसे चलती हैं, अंडाकार। अब इनके चलने का वो देख लेते हैं पैटर्न किस तरह से चलती हैं, ठीक है। तो पी वेव्स दोस्तों कैसे चलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ मान लीजिए फोकस पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से भूकंप का कंपन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे ये स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगी, ये अपनी जो वेव से किस तरह से चलती हैं, ये इन्हें पुश करेगी अपने से अगली वाली को, ठीक है, अगले वाली उससे अगली वाली को पुश करेगी, और उससे अगले वाली उससे अगले वाली को पुश करेगी। तो यानी ये थोड़ा कंप्रेशन और रिटार्डेशन पे चलती हैं, ठीक है, यानी एक ने एक दूसरे को धक्का दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने, तो इस तरह से अपनी एनर्जी एक दूसरे से पहुँचाती हुई निकल जाती हैं, ठीक है। दूसरी चलती है एस वेव। एस वेव दोस्तों थोड़ा इस तरह से चलती हैं। ये वाली कैसे चलती थी, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने पुश किया, फिर इसने अगली वाली को पुश किया, फिर इसने अगली वाली को पुश किया, इसने अगली वाली को पुश किया, ठीक है, इस तरह से ये वेव्स चलती हैं पी वेव्स। एस वेव्स क्या है, ये थोड़ा इस वे में चलती हैं, ठीक है।
तो इस वे में ये चलती हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर ही चलती हैं इस वे में, ठीक है। और रिले वेव्स कैसे, थोड़ा अंडाकार हिसाब से चलती हैं। जैसे मान लीजिए ये सतह है, ये सतह नहीं थी, ये पृथ्वी का अंदर पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी सतह है यानी जमीन है, तो जमीन को ही ये ऊपर उठा करके नीचे पटकती है, ऊपर उठा करके नीचे पटकती है। तो पहला उठाया यानी इस वे में गया, फिर नीचे पटका, फिर इस वे में गया, फिर इधर पटका, फिर इस वे में गया, तो इस और फिर ऊपर दोबारा से उठा दिया, ठीक है। तो इस वे में चलती है। तो ये थोड़ा कैसा बनता है, ये थोड़ा अंडाकार वे में चलती हैं, ठीक है। ये काफी तबाही मचाती है। और दूसरी है एल वेव्स। अब लॉब वेव्स कैसे चलती हैं, जैसे आपने कभी सांप को चलते देखा है ना, इस वे में चलता है, वो भी धरती के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरह से चलती हैं, तो यानी ये पूरी यानी जो जमीन है उसी को ही पूरा इस तरह से हिला देती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हिलाते हुए चलती हैं। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी क्या, धरती में भी जब भी आपने वो देखा है ना कि धरती में ट्रैक्स आ गए यानी धरती फट गई, तो ये इन्हीं वजह से फटती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा तबाही वाली वेव्स होती हैं इसी वजह से, क्लियर। तो ये थोड़ा इस तरह से आगे पीछे पूरी धरती को ही हिला देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हिलाती हुई जाएंगी, जिससे कि धरती चटक भी जाती है, और जो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मकान या कुछ भी चीज बना हुआ है उसको भी वो पूरा क्या कर देंगी, तबाह कर देंगी। तो इसी वजह से ये वाली वेव सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली होती हैं। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किससे नापा जाता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक नीडल लगी होती है, ठीक है। ये गोल गोल घूमता रहता है और ये हल्की से कंपन पे हिलती है और वहीं पे वो छाप देती है, और जितना वो रीडिंग आती है उसी को ही भूकंप की तीव्रता माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होता है सिस्मोग्राफ। आप जानते हैं सिस्मो वर्ड भूकंप के लिए यूज हो रहा था, लोजी लग गया तो भूकंप का अध्ययन हो गया, ग्राफ हो गया तो भूकंप तरंगों को नापने के लिए एक डिवाइस हो गई, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ क्या है, एक यंत्र है जो रेखांकित के बेसिस पे भूकंप की तीव्रता नापता है, ठीक है। और फिर उस तीव्रता को हम रिचर स्केल पर रखते देखते हैं कि भाई कितनी तीव्रता का भूकंप आया और उसने कितना तबाही लगभग मचाई होगी। क्लियर दोस्तों। तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को नापने के लिए यंत्र है। क्लियर। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने से बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 माध्यम बताए। सबसे पहला क्या था, सॉलिड, ठीक है। दूसरा क्या था, लिक्विड, ठीक है। और तीसरा क्या था, गैस। सॉलिड क्या हो गया, ये हो गया ठोस हो गया, ठीक है। ये हो गया तरल या फिर द्रव्य हो गया, ठीक है। और ये तो गैस है ही, ठीक है। अब सॉलिड के दोस्तों, जैसे सॉलिड किस तरह से बना हुआ है, यानी उसमें घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी जो इसके अगर पार्टिकल्स की मैं बात करूं, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल इस तरह से होते हैं, यानी जैसे ये पेन है, ये ठोस है, तो इसका जो सतह पे जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से जुड़े होंगे एक दूसरे से। अगर मैं इस वाले को हिलाता हूँ, ठीक है, इस वाले में कंपन होगी तो ये नेक्स्ट 3 को हिलाएगा क्योंकि ये बाकी तीनों से अटैच है, फिर वो नेक्स्ट 3 अपने नेक्स्ट तीनों को हिलाएंगे। तो इस तरह से जब भी ठोस से गुजरता है ना, यानी ज्यादा घनत्व वाले एरिया से ये जो तरंगे गुजरती हैं, तो वहां पे इनका जो वेग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक को हिलाने पे ये 3 हिल रहे हैं, फिर 3 को हिलाने पे फिर उनके 9 हिल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ज्यादा घनत्व वाले स्थान पे ये इन तरंगों का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, और गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे बिल्कुल ही लो हो जाएगी। क्लियर। तो यही हमने पढ़ा कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको इस वाली पिक्चर में दिखाया था, सिर्फ जो प्राथमिक तरंगे यानी पी वेव्स हैं वो ही पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हैं, क्योंकि यही बॉडी के अंदर चल सकती हैं, बस ये दोनों वेव्स ही तो चल सकती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसमें से ये ही जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये तो द्रव में चाहेगी ही नहीं, और पृथ्वी के जो टेम्परेचर है केंद्र का कितना है 5000 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर जो भी चीज है वो द्रव स्टेट में ही है,
तो ये तो पहुंचने वाली नहीं है, ठीक है। ये वाली पहुंचेंगी क्योंकि ये ही सिर्फ बॉडी के अंदर जाती हैं और ये हर एक माध्यम से चल सकती हैं, ठीक है। बाकी जो हमने पढ़ी एल और रेले वेव्स, ठीक है, वो अंदर जाती नहीं है, वो तो सिर्फ सरफेस पे ही चलती हैं, ठीक है। वो सिर्फ क्या चलती है, सरफेस पे, तो उनका तो अंदर जाने का मतलब ही नहीं। तो सिर्फ पी वेव्स ऐसी हैं जो सिर्फ पृथ्वी के सेंटर से होकर के गुजरती हैं। क्लियर दोस्तों इतनी बात? ठीक है, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेग कम क्यों हो जाता है, मैंने आपको बताया, ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व होता है तो इसलिए वहां पे वेग तेज हो जाता है, ठीक है। जहां पे कम घनत्व होता है वहां पे कम हो जाता है। क्लियर? एस तरंगे मैं बता चुका हूं, एस तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। क्लियर? एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं, ठीक है। इनको इसलिए एस एल को और आर को, रिले वेव्स को, इनको क्या बोला जाता है, धरातल तरंगे, जो कि सिर्फ सरफेस वेव्स के नाम से जानी जाती हैं, जो सिर्फ सरफेस पे ही चल सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय तरंगे परिवर्तित तथा अपरिवर्तित होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग माध्यम से गुजरने पर ये परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से माध्यम चेंज होने पर अगेन रिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए ये वाला यहां से भूकंप शुरू हुआ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, भूकंप का केंद्र या फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है, हाइपोसेंटर भी बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भी मैंने आपको बता दिया कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। यहां से बिल्कुल सीधे आए पृथ्वी की सतह पर जो सबसे नजदीक का पॉइंट है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र, ठीक है। और जहां से शुरू हुआ उसको बोलेंगे हाइपोसेंटर या फोकस या भूकंप का केंद्र। क्लियर दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस? अब एपिसेंटर का क्या रोल है, यानी दोस्तों जहां भी एपिसेंटर है और इसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स या मकान या जो भी चीज बनी हुई है, इसी के आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा तबाही होती है, ठीक है। ये रोल है एपिसेंटर का, यानी यहीं से शुरू होती है सारी हमारी सरफेस वेव्स, यानी एल वेव्स और रिले वेव्स, ठीक है। तो यहाँ से ही स्टार्ट होंगी सारी एल वेव्स और रिले वेव्स, तो आसपास का जितना भी एरिया है वो सबसे ज्यादा तबाही वहीं पे होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसी एरिया में होती है, यानी एपिसेंटर के आसपास के एरिया में। क्लियर दोस्तों? इसका मैथ समझ में आया एपिसेंटर का, ये एपिसेंटर है क्या और इसका महत्व क्या है, ठीक है। इसके आसपास के एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है अर्थक्वेक से। क्लियर? नेक्स्ट, सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहते हैं, है ना। सुनामी यानी ये धरती पे नहीं आई, ये कहाँ पे आई है, सागर वाले एरिया में जहाँ पे पानी है, वहां पे भूकंप आए तो वहां से जो ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं वो क्या होती हैं, उसको हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है। और जब सबसे ज्यादा सुनामी अफेक्ट किया था इंडिया को, वो आया था दोस्तों 2004 में। कहाँ आया था, कब आया था, 2004 में आया था इंडिया में सुनामी, जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। क्लियर? क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को। टिल दैट, थैंक यू।